Hello students, Jai Hind and welcome back once again. Student, today I am going to explain you a very important topic related to the chapter human blood circulation, body fluid and its circulation. Clear? The topic is blood clotting mechanism. Clear? You must have heard this word blood clot. खून का थक्का जमना. Clear? Student, you have an idea that when blood flows through our blood vessels, so there is no clotting inside the blood. Clear? उसमें कोई blood clotting नहीं है, it continuously flows, है ना? It keep on flowing inside the blood vessels. Clear? What is the reason behind it? कुछ तो रीजन है ना कि जब ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो कोई क्लॉटिंग नहीं हो रही, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, देयर इज नो एनी ऑब्स्टिकल्स. सो इट इज बिकॉज ऑफ एन एंटीकोएगुलेंट एजेंट दैट इज कॉल्ड एज द हेपेरिन. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज द हेपेरिन. क्लियर? इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. क्लियर? यहां इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट let me focus on the topic which I have to teach today, that is the blood clotting mechanism. Clear? So what happens when there is a trauma or the injury, ठीक है ना, in any part of your body? So initially what happened? Blood start oozing out, then within 2 to 8 minutes what happened, or within few minutes it stops oozing out. Clear? And the area where injury is there or the injured part, it shows some you can say solid mesh like structure on the surface. This is the blood clot, है ना? जहां पे कट जाता है, इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा होता है, आप वहां पे देखोगे पहले ब्लड निकलता है थोड़ी देर, फिर क्या होता है, वो थोड़ी देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है. यानी आप देखोगे कि अगर इस तरह से कोई इंजर्ड पार्ट है, सपोज दैट ये ओपन हो गया, दिस इज द ओपन पार्ट. क्लियर? सो यहां से ब्लड निकलेगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, लाइक दिस, है ना, और ये नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है. सो दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आर द फाइब्रिन प्रोटीन. क्लियर? और the blood corpuscles यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दे गेट entangled in it. तो वो सब मिला के क्लॉट बना देती है. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब यहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है. क्लियर? तो ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मैकेनिज्म. क्लियर? इट्स अ प्रोसेस, क्लॉट फॉर्मेशन और कोएगुलम फॉर्मेशन. ब्लड क्लॉट इज ऑल्सो नोन एज अ कोएगुलम. ठीक है, आई हैव रिटन हियर COAGULUM, कोएगुलम. तो इट्स यू कैन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. अचानक थोड़ी ऐसा होता है कि ब्लड वेसल्स कटी और तुरंत जो है अपने से 1 मिनट के अंदर वो सब हो जाए, नहीं, धीरे 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 ये स्टेप बाय स्टेप होता है. और ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस 2 to 8 मिनट्स. ये याद रखिएगा, पूरे ब्लड क्लॉटिंग में कितना टाइम लगता है, 2 to 8 मिनट्स का टाइम लगता है. Clear? This you have to remember. Clear? समझ गए? So let me explain all the steps which are involved at the time of blood clotting. Clear student? ये पूरे blood clotting का mechanism जो होता है वो 3 स्टेप में होता है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. Clear? ये मैं आपको सिर्फ वो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है या थोड़ा सा लेवल ऊपर है. क्लियर? बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी कंटेंट. ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. समझिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में अगर जाते हो, ग्रेजुएशन में जाते हो, तो आपको पढ़ाया जाएगा. यहां पे उतना डिटेल का कोई मतलब है नहीं. क्लियर? सो ऑलमोस्ट 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर यू कैन से क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. इस पूरे मैकेनिज्म में टोटल 13 फैक्टर है जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल दीज 13 फैक्टर्स. क्लियर? सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप. क्या होता है, सबसे पहले आप देखो क्या होता है,
व्हेन देयर इज द इंजरी और द ट्रॉमा, ठीक है, कभी इंजरी और ट्रॉमा होगा तो जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं उसकी सेल्स यानी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो इट रिलीजेस अ फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोप्लास्टिन. A chemical is released that is called as the thromboplastin. At the same time injured blood vessels जो भी होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी तो इंजर्ड होगी, जिस जगह पे चोट लगेगा वहां की ब्लड वेसल्स भी इंजर्ड होती है. सो दीज इंजर्ड ब्लड वेसल्स व्हाट दे, सो जब वो एक्सपोज होती हैं तो जो कोलेजन होता है, ठीक है ना, कोलेजन इट्स अ प्रोटीन, ठीक है ना, इट्स अ फाइबर, है ना, इट इज कोलेजन फाइबर जो होगा एक्सपोज हो जाएगा और नतीजा क्या होगा, आप देखोगे कि प्लेटलेट्स दे गैदर एट दैट एरिया, ठीक है, उस जगह पे वो प्लेटलेट्स, यानी हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज, यू नो, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू. तो दीज प्लेटलेट्स दे गैदर टुगेदर, ठीक है, दे क्लम्प टुगेदर, दे ब्रेक एंड रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना. प्लेटलेट्स मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेटलेट्स, नाम ही है, आप जानते हो, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन बना. क्लियर. सो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स दे आर रिलीज्ड बाय द प्लेटलेट्स, ठीक है, वो क्लम्प करती हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रेक करती हैं और ब्रेक करके रिलीज करती हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो दो जगह से आपने देखा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया. तो ये पहला स्टेप होता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. क्लियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यहां पे स्टूडेंट आप देखोगे देयर इज नो रोल ऑफ आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, नो रोल ऑफ ल्यूकोसाइट, हियर इज द रोल ऑफ थ्रोम्बोसाइट और द प्लेटलेट्स, ठीक है. सो इंजर्ड ब्लड वेसल्स डायरेक्टली आप बोलो दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है. दूसरी तरफ जो हमारा टिश्यूज जो होते हैं जब वो डैमेज होंगे तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी, वो भी रिलीज करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये पहला स्टेप हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है, यहां पे कैल्शियम आयन का भी रोल होता है, ठीक है ना. प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है ना, ये एंजाइम का नाम होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज. Clear, this is very important enzyme. So here thromboplastin पहले इसका बनना बहुत जरूरी होता है. थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा तो it helps in the formation of prothrombinase, ठीक है ना. ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, it inactivates the heparin. जो मैंने अभी आपको बोला था कि जो हिपैरिन होता है वो एंटीकोएगुलेंट है, यानी ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है. तो जिस जगह पे इंजरी होती है वहां पे आप देखोगे उस एरिया में क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देता है. और जैसे हिपैरिन इनएक्टिवेट होगा क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी. वो तो एंटीकोएगुलेंट है ना, ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन जब इनएक्टिव हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, ब्लड को जमना ही जमना है, क्लॉट फॉर्मेशन होना ही होना है, ठीक है. तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज का वर्क होता है, ठीक है, इट इनएक्टिवेट्स द हिपैरिन. क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. क्लियर, बात समझ में आई. नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है. अब यहां पे देखो स्टेप बाय स्टेप कई फैक्टर काम करते हैं. अब प्रोथ्रोम्बिन दिस इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना. प्रोथ्रोम्बिन इट्स अ प्रोटीन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज. एंड हियर इन दिस स्टेप फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस स्टेप or to activate this process calcium ion plays a very important role, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया स्टूडेंट कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है, ठीक है. कैसे कैसे वर्क करता है ये थोड़ा सीनियर क्लासेस की चीज है. यहां पे आप बस ये याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम आयन, ठीक है, एज वेल एज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम. क्लियर, दिस इज द सेकंड स्टेप. क्लियर. नाउ व्हाट हैपेंस इन द थर्ड स्टेप, आप देख सकते हो इन द थर्ड स्टेप फाइब्रिनोजन प्रोटीन. आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था कि प्लाज्मा में
प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। क्लियर? तो इट्स अ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। सो दिस फाइब्रोजन ये इनएक्टिव होता है। क्लियर? एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में जब तक देखियो थ्रोम्बिन नहीं रहेगा ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि क्या हो रहा है, एक के बाद एक सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी स्टेप में किसी भी फैक्टर को हम हटा दें तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर? कंप्लीट नहीं हो सकता। कैल्शियम हम हटा दें, ठीक है, कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम लोगों को दूध पीना चाहिए, कैल्शियम वाली चीजें खाते रहना चाहिए ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में डेवलप ना हो। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है तब भी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म रुक जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या है, फाइनली फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। यही फाइब्रिन देखो मैश लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, जो इंजर्ड पार्ट होता है वहां पे पतले पतले धागे रेशे की जैसी चीजें बन जाती है। वो रेशे क्या है, वो रेशे कुछ और नहीं है, वो फाइब्रिन ही है। यहाँ पे फाइब्रिन है, ठीक है ना, दिस इज द फाइब्रिन। क्लियर? अब इसी फाइब्रिन में क्या होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स दे गेट इंटेंगल्ड। ठीक है, फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इसी में जो है आके इंटेंगल्ड हो जाती हैं। क्लियर? आरबीसी हो गई, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गई और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स हो गई। क्लियर? अब ये बन गया ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट इज आल्सो नोन एज द कोएगुलम। ठीक है, तो यहां पे भी कैल्शियम आयन का रोल होता है, यहां पे भी कैल्शियम आयन का रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज अ सिंपल mechanism of blood clotting. Clear? I hope that you are able to understand this mechanism of the blood clotting. ठीक है, अब blood clot होता क्या है, blood clot के बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप? तो it's a solid mesh like structure containing what? Fibrin protein, RBC, entangled RBC, WBC and the platelets. तो ये चीजें मिलकर ब्लड क्लॉट बनाती हैं जो उस पूरे एरिया को क्या कर देता है, सील कर देता है। क्लियर? इट सील्स द एंटायर एरिया। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां पे आपने पूरा मैकेनिज्म देखा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो शुरुआत के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए, इसका नेचर क्या होता है, व्हाट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो एक तरह से लाइपोप्रोटीन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि इट्स ए लाइपोप्रोटीन। इट्स ए लाइपोप्रोटीन। क्लियर? ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। क्लियर? विच मिनरल आयन इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? चार ऑप्शन रहेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो यू हैव टू टिक ऑन कैल्शियम आयन। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। which enzyme converts prothrombin into the thrombin? तो you have to tell about the prothrombinase या thrombokinase भी बोला जाता है। क्लियर? तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरा, a clot contains what? तो clot contains में composition लिख देगा, तो you have to put on the correct combination। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन वाला जो ऑप्शन होगा उस पे आपको टिक करना पड़ता है। क्लियर? इस तरह से। क्लियर? सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में आपने क्या देखा, थर्ड स्टेप में आपने देखा, पूछ देता है कभी कभी, फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। क्लियर? तो फाइब्रिन क्या है, इट्स ए मोनोमर, है ना। फाइब्रिन जब बनता है तो इट्स ए मोनोमर, ठीक है ना। फिर इसका पॉलीमराइजेशन होता है, यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे पॉलीमराइजेशन हो जाता है, यानी फाइब्रिन जुड़ना शुरू कर देते हैं, एंड दे फॉर्म लॉन्ग एंड स्टिकी फाइबर। ये नेचर है फाइब्रिन का, वो स्टिकी फाइबर होता है, ठीक है ना। इट्स ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एंड इट फॉर्म द फाइन नेटवर्क ओवर द वुंड एंड ट्रैप द ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ये जो भी वुंड और इंजरी होती जो मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये क्या करता है, नेटवर्क लाइक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है।
ठीक है ना, उसी में सारी सेल्स फंस जाती है। क्लियर? और ये जो क्लॉट होता है क्या करता है, इट सील्स द वुंड एंड ब्लीडिंग गेट्स स्टॉप्ड। ठीक है ना, ये सीलिंग का काम कर देगा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या करेगा, ब्लड क्लॉट उस एरिया को, इंजर्ड एरिया को सील कर देगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाएगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये सीमेंटिंग मटेरियल एक तरह से हो गया, उसने उस इंजर्ड एरिया को सील कर दिया। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कितना टाइम लगता है, तो आप बताओगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में 2 से 8 मिनट लगते हैं, 2 to 8 मिनट्स। ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म रिक्वायर 2 to 8 मिनट्स। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कुछ मैं आपको 13 फैक्टर के नाम बता दूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सो फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 प्रोएक्सिलरिन, ठीक है, फैक्टर 6 दिस इज हाइपोथेटिकल फैक्टर, दिस इज हाइपोथेटिकल फैक्टर। फिर 7th को हम बोलते हैं एसपीसीए, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर, सॉरी। उसके बाद फिर 8th क्या, एएचएफ, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये हीमोफिलिया वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना, हीमोफिलिया ब्लड फैक्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है, फिर 9 जो होता है पीटीसी होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ठीक है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। बात समझ में आई? 9 फैक्टर फिर से देखो, पीटीसी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, दिस इज आल्सो नोन एज द क्रिसमस फैक्टर, ये 9 फैक्टर है। उसके बाद 10th को हम लोग बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर, 11th को बोलते हैं पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फिर 12th फैक्टर क्या है, हेजमैन फैक्टर। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, हेजमैन फैक्टर। 13 क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, दिस इज नोन एज द लेकी लोरेंट फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर के नाम मैंने आपको बताया। ठीक है, हालांकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं, बट स्टिल अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन द नीट एग्जामिनेशन। क्लियर? ये चीज आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि ब्लड सीरम क्या होता है। ठीक है ना, लेट अस डिस्कस अबाउट द सीरम। Serum, this is familiar word. So whenever there is a clotting, ठीक है ना, when there is a clotting, जब clot बन जाता है, ठीक है ना, suppose that it's a injured part और clotting है, यहाँ पे clot बन गया, तो ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड जो होता है बाहर आने लगता है। ठीक है, आप देखोगे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो है बाहर आने लगता है, दिस इज द सीरम। तो सीरम क्या है, इट्स अ प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। क्लियर है, इट्स अ प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इट्स अ प्लाज्मा विदाउट कोएगुलेटिंग फैक्टर, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सीरम है, दिस इज द सीरम। अब ब्लड प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बताता हूं कि ब्लड प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ब्लड प्लाज्मा की जब बात करते हो, ठीक है ना, तो इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है ना, स्लाइटली येलोइश इन कलर, पहला डिफरेंस तो यही देख लो कलर का। ठीक है ना, इट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर। और जो हमारा सीरम होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द सीरम, ठीक है ना, तो सीरम दिस इज कलरलेस, दिस इज ऑलवेज कलरलेस। क्लियर है ना। दूसरी चीज क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा ये कोएगुलेट कर सकता है, ये क्लॉट बना सकता है, लेकिन ये जो सीरम बाहर आ गया ये क्लॉट नहीं बनाएगा। आप देखोगे चोट के ऊपर हल्का हल्का सा जो निकलता है लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वो क्या होता है, वही होता है सीरम। और वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं, लोग उसको धीरे से कॉटन से किसी चीज से पोंछते रहते हैं, क्योंकि उसका क्लॉट नहीं बन सकता। ठीक है ना,
वो क्लियर फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज द क्लियर फ्लूइड, है ना, इट्स अ क्लियर फ्लूइड, क्लियर। और प्लाज्मा की बात करें हम, है ना, जब हम लोग ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉर्पसेल्स होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट सेल्स होती हैं, है ना, लेकिन जो सीरम होता है वो तो बाहर निकल रहा है ना, क्लॉट से बाहर निकल रहा है, तो उसमें कोई कॉर्पसेल्स नहीं होती है, उसमें ना आरबीसी होता है, ना डब्ल्यूबीसी होता है, ना प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे स्टूडेंट बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड द ब्लड सीरम, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम में ये कॉमन कुछ डिफरेंस थे, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ है सीरम के बारे में, इट्स अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है ना। तो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन भी कहते हैं एक लाइन में इसको, लेकिन प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन की बात होती है, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो अब इसी चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी बातें हम बता दें आपको, एंटीकोएगुलेंट के बारे में बता दें। तो एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट दीज आर द फैक्टर्स विच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। हमारा ब्लड जब हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है तो वो जमता नहीं है, ठीक है ना, वो जमता नहीं है, वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड में होता है, ठीक है ना, वी हैव द एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट ये क्या है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो दो होते हैं, एक होता है, हमारी बात करो, इंसानों की बात करो तो हेपेरिन, ठीक है ना, हेपेरिन जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है, सिक्रेटेड बाय द लीवर। कौन सिक्रेट करता है, लीवर, ठीक है ना, लीवर उसको सिक्रेट करता है। तो ये क्या काम करेगा, ये ब्लड को जमने से रोकता है, क्लियर, ये ब्लड को जमने से रोकेगा, ताकि हमारा ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे, क्लियर। इसको एंटीप्रोथ्रोम्बिन एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज द एंटीप्रोथ्रोम्बिन एजेंट, ठीक है ना, दिस इज आल्सो नोन एज एंटीप्रोथ्रोम्बिन एजेंट, ये इसको कहा जाता है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, जो दूसरा होता है दैट इज द बी हेरोडिन। हेरोडिन ये क्या होता है, इट इज इन द लीच, किसमें होता है, इन लीच, प्रेजेंट इन लीच, सलाइवा ऑफ द लीच, ठीक है, आप बोल सकते हो इन सलाइवा ऑफ लीच, लीच के सलाइवा में होता है। तो जब ये लीच अपने विक्टिम को पकड़ता है, उसका ब्लड चूसने की कोशिश करता है, पहले तो क्या करेगा, सकर से चिपक जाएगा, फिर वो कट करेगा, फिर ब्लड कम्स आउट और जी भर के वो चूसता है। और जब वो ब्लड उसकी क्रॉप में चला जाता है तो वहां पे जमता नहीं है, क्योंकि वहां पे ये हेरोडिन पड़ा हुआ है। हेरोडिन उस ब्लड को क्लॉट करने से, जमने से रोक देता है। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक बार अगर लीच जी भर के ब्लड चूस ले तो साल भर तक उसको किसी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जिंदा रह सकता है साल भर, क्लियर। तो ये दो एंटीकोएगुलेंट मैंने आपको बताया, हेपेरिन और हेरोडिन। इसी हेरोडिन के नाम पे लीच को हम क्या बोलते हैं, हेरोडिनेरिया, इट इज आल्सो नोन एज हेरोडिनेरिया, क्लियर। तो दिस इज समथिंग अबाउट द हेरोडिन एंड द हेपेरिन, दीज आर द एंटीकोएगुलेंट एजेंट, ये ब्लड को जमने से रोकते हैं, ठीक है ना, ये क्लॉट फॉर्मेशन को दे वर्क अगेंस्ट द क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देते हैं, उसके बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं, ठीक है। और एक और अब टर्म आप देखोगे, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना, थ्रोम्बोसिस एक टर्म आता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बहुत कॉमन ये यूज किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस भी कोई अनोखी चीज नहीं है, ब्लड क्लॉट है हमारे ब्लड वेसल्स में इनसाइड,
ये तो हम लोगों ने चोट लगने की बात करी थी ना, कि जब चोट लगता है तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म चलता है। लेकिन समटाइम व्हाट हैपेंस इनसाइड द ब्लड वेसल्स सम क्लॉट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दैट क्लॉट इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बस। उसी को हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं। ये बड़ा ही डेंजरस होता है, ठीक है। अगर ये हमारे ब्रेन में हो जाए और हमारे हार्ट में हो जाए तो इट लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करता है, हार्ट अटैक कॉज करता है, ठीक है ना। तो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो यहां पे तब डॉक्टर लोग इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। तो वो यूज करेंगे तो बीच में जो ब्लड वेसल्स के अंदर बीच बीच में जो थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो थ्रोम्बस इट्स अ काइंड ऑफ, you can say, clot formed inside the blood vessels, ठीक है ना, that check the flow of the blood which may be fatal for the patient, जो पेशेंट के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है ना। तो ऐसे केस में क्या थ्रोम्बोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर। और आपने देखा होगा स्टूडेंट कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड जिस बैग में रखा रहता है वहां भी वो कोएगुलेट नहीं करता है, वो जमता नहीं है। तो वहां पे क्या कुछ केमिकल यूज करते हैं और वो सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट होता है, दैट आर द सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट। क्लियर। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके इंजेक्टेबल्स बनाती हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में कभी कभी जब ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होती है तो ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं, है ना, ताकि हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग ना हो, हमारा ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। क्लियर। सो आई थिंक this is sufficient for today, and now student you are able to understand or you can explain someone this blood clotting mechanism बहुत simplified way में मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको इसी पे स्टिक करना है और इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। फिर दूसरी चीज मैंने आपको थ्रोम्बोसिस के बारे में बता दिया, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, ठीक है ना। एंटीकोएगुलेंट क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। दीज आर द एजेंट दैट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग, वो एंटीकोएगुलेंट हो गए। दो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट के नाम मैंने आपको बताया, हिपैरिन जो हमारे बॉडी में होता है, लीवर सिंथेसाइज करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। दूसरा हिरुडिन है जो लीच में होता है। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली, वेरी क्वाइटली। Thank you very much students. If you have enjoyed this lecture, please like it, share it and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Thank you very much.